हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। A student needs to score at least 30% marks to pass a test. If a student gets 135 marks and fails by 15 marks, find the maximum marks of the test. यहाँ क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसे पास होने के लिए, एक टेस्ट पास होने के लिए, एक स्टूडेंट है, उसे एक टेस्ट पास होने के लिए एटलीस्ट 30% मार्क्स की जरूरत है। अगर वो 30% मार्क्स लाएगा तो ही वो पास हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि अगर वो स्टूडेंट 135 मार्क्स लाता है, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट 135 मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 15 मार्क्स से, ठीक है, अगर वो और 15 मार्क्स ले आता तो पास हो जाता, लेकिन 15 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है कि टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी कि कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे मैक्सिमम, कितने मैक्सिमम मार्क्स का टेस्ट हुआ था, हम लोग XYZ कोई भी अल्फाबेट लेकर मान लेंगे। ठीक है, तो लेट दी मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स था हम लोग मान लेते हैं कि X है। ठीक है, X मार्क्स का टेस्ट हुआ। अब देन उसके बाद क्या करेंगे, क्या कहा गया, देखो अगर वो स्टूडेंट 30% मार्क्स ले आता, तो 30% किसका, जितने का एग्जाम हुआ था, मतलब जितने मार्क्स का टेस्ट हुआ था। तो यहाँ हम लोगों ने माना है कि X मार्क्स का मान लो टेस्ट हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमने X माना है, तो X का ही 30%। ठीक है, तो 30% ऑफ X, अगर मैक्सिमम मार्क्स का अगर 30% वो ले आता तो वो पास हो जाता, लेकिन ये किसके इक्वल होगा। अब देखो उसने 135 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स लाए हैं, 135, और फेल कितने मार्क्स से हुआ है, 15 मार्क्स से। अगर वो 15 और ले आता तब पास हो जाता, 135 के साथ 15 और ले आता, 15 मार्क्स और ले आता, यानी 15 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये पास मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। और पास मार्क्स कितना है, 30% ऑफ X, X का 30%, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 30% यानी 30/100। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई X इक्वल टू 135 प्लस 15, 150। ठीक है, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस तरह के नंबर्स को कैंसिल करना सीखिए। देखो 150 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मान लो 1 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे, आपका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा और न्यूमरेटर के नंबर से कैंसिल होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स के, हमेशा अपोजिट साइड्स के न्यूमरेटर्स के नंबर कैंसिल होंगे और डिनोमिनेटर्स के नंबर कैंसिल होंगे। तो देखो अगर न्यूमरेटर में 30 है और इधर न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 150 है, तो 30 से अगर 150 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, 30 इंटू 5 150 मिलेगा, यानी 5 टाइम्स कैंसिल होगा। तो लेफ्ट में देखो क्या रह गया है, X। ठीक है, 30 से कैंसिल किया 30 को तो ये 1 टाइम्स गया, और 30 से 150 को किया तो ये 5 टाइम्स गया। 1 इंटू X, X अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया, 5। 5 के नीचे 1 है, 1 रखने का जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, X अपॉन 100, 5 अपॉन कोई नंबर नहीं है, आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 इंटू 5। जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में होगा, डिवाइड में होगा, वो राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, X इंटू 1, X इक्वल टू 100 इंटू 5, 500। यानी कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ था, तो अभी देखो X माना था मैक्सिमम मार्क्स X, तो X का वैल्यू मिल गया 500, यानी लास्ट में हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर मैक्सिमम
मार्क्स ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन बॉट कार्डबोर्ड सीट फॉर रुपया 3600 एंड स्पेंड रुपया 100 on transport, paying रुपया 300 for labor. He had 330 boxes made, which he sold at रुपया 14 each. Find the profit percent. तो यहाँ देखो क्या कहा गया है कि एक आदमी ने कार्डबोर्ड सीट खरीदे हैं, ठीक है। कार्डबोर्ड सीट जो होते हैं वो उसने खरीदे हैं 3600 रुपीज में, ठीक है। कार्डबोर्ड सीट कितने में खरीदे हैं? 3600 रुपीज में। उसके बाद एंड स्पेंड 100 ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी उसके ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए हैं 100 रुपीज, यानी उसे जहां से उसने खरीदा है फिर उसे कहीं ले जाना है, तो जहां उसे ले जाना है उस पे उसने 100 रुपीज खर्च किए हैं। पेइंग रुपया 300 फॉर लेबर, लेबर चार्ज उसने 300 रुपीज दिए हैं, यानी कि जो भी मजदूर जैसे कार्डबोर्ड उसने खरीदे हैं तो कुछ लेबर लगे होंगे उसे ट्रांसपोर्ट करने में, अपलोड करने में, फिर उसे जहां पहुंचाना है वहां फिर लेबर की जरूरत पड़ी होगी, तो उसमें उसे 300 रुपीज खर्च हुए हैं लेबर पे। उसके बाद कहा गया है कि उसने 330 बॉक्सेस बनाए हैं उन कार्डबोर्ड से। उसने जो कार्डबोर्ड लिए थे 3600 के, उससे उन्होंने 330 बॉक्सेस बनाए हैं, विच he सोल्ड एट रुपया 14 ईच। यहाँ देखो, तो उसके बाद उसने क्या किया, ये जो बॉक्सेस बनाए हैं 330 बॉक्सेस बनाए हैं, उसे उसने 14 रुपये ईच बॉक्सेस में सेल कर दिया है। यानी एक 330 बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, लेकिन एक बॉक्स को उसने 14 रुपीज में सेल किया है। उसी तरह से 330 बॉक्सेस को कितने में सेल किया होगा वो काउंट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखो तो कार्डबोर्ड उसने खरीदे हैं 3600 में, तो यानी कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट प्राइस हुआ 3600 हुआ, ठीक है, लेकिन उस पे अदर चार्जेस लगे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पे लगा है 100 रुपीज, लेबर पे लगा है 300 रुपीज, तो ये भी इसका इंक्लूड होगा कॉस्ट प्राइस में ही, ठीक है। किसी भी चीज के कॉस्ट प्राइस में ही उसके लेबर चार्जेस, उसके ट्रांसपोर्ट के जो खर्च होते हैं, जो भी अदर खर्च होंगे वो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देन लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड सीट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड सीट, जो कार्डबोर्ड सीट है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उससे खरीदा गया है कितने में? 3600 में, ठीक है। उसमें ट्रांसपोर्ट पे कितना चार्ज लगा है? 100 रुपीज प्लस लेबर चार्जेस 300 रुपीज, ठीक है। अब इन्हें अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा 4000 रुपीज, ठीक है। तो यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4000 रुपीज। अब उसके बाद देखो क्या कहा गया, कितने बॉक्सेस बने हैं? 330 बॉक्सेस। तो देन नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 330। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉक्स, अब देखो 1 बॉक्स का सेलिंग प्राइस कितना है? 14 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉक्स का सेलिंग प्राइस 14 रुपीज है, तो हम लोगों को कितने बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस चाहिए? 330 बॉक्सेस का चाहिए, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 330 बॉक्सेस क्या होगा? अगर 1 का 14 है तो 330 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 330, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम लोग 333 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 3 जा 42 प्लस 4 46, 462 और ये 0 यहाँ आएगा, ठीक है। तो कितना आया? 4620, यानी 330 बॉक्सेस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया? 4620। अब यहाँ से आप देखो सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है 4620, कॉस्ट प्राइस कितना था?
4,000 रुपीज। तो अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग फाइंड कर लेंगे। नाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो 4,000। यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 4,620 माइनस कॉस्ट प्राइस देखो 4,000, ठीक है। अब माइनस कर दो अगर, तो यहाँ माइनस करने से हमें मिलेगा 620 रुपीज। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 620 रुपीज का। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट तो मिल गया, ठीक है, प्रॉफिट 620, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंट चाहिए। देन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है 620 रुपीज, 620, कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपीज इंटू 100, ठीक है। अब देखो 100 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर 100 में 2 जीरो हैं, नीचे 400 में 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलता है 62/4, ठीक है। अब इसे भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 62 31 टाइम्स, ठीक है। यानी ये कितना मिला हमें 31/2%, ठीक है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं या डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो 2 से 1 टाइम्स जाएगा, फिर 2 5 10, 1 रिमाइंडर रहेगा और डिनोमिनेटर में 2, 15.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज लॉस परसेंट। यहाँ क्या कहा गया है कि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस का 3/4 है, ओके। सेलिंग प्राइस क्या है, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 3/4 है, तो आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस भी हमें नहीं दिया गया है, हमें सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया गया है, कि स्टेटमेंट बताया गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ सेलिंग प्राइस को कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस के 3/4 के इक्वल है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस हमें मालूम रहेगा तो सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं, लेट दी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस x रुपीज हम लोग मान लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 3/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 3/4, यहाँ देखो 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी 3/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखो 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस x, ठीक है। तो x माना ना हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस को x लिया है, तो यहाँ भी x रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 3x/4। अब देखो सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या मिला है 3x/4, ये x से छोटा है, यानी हमें यहाँ लॉस होगा, देयरफॉर लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस x रुपीज है माइनस कॉस्ट सेलिंग प्राइस 3x/4 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो x के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी 1 रख लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4 से x को 4x माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 इंटू 3x 3x, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस अगर होगा 4x माइनस 3x तो x/4, ठीक है। तो यानी लॉस कितने का हो रहा है x/4 रुपीज का। तो लॉस परसेंट अब फाइंड करना है, देन लॉस परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब यहां से देखो लॉस कितने का हुआ है x/4 का, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ देखो x, ठीक है, इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो न्यूमरेटर में क्या है x/4, नीचे रुपीज होगा, कॉस्ट प्राइस में भी रुपीज कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या है x/4 एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है x के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी 1 रख लेंगे हम लोग।
और यहाँ क्या है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्स, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एक्स अपॉन 1 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स, यानी कितना परसेंट, 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 25%। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल एट 6% पर एनम। यानी यहाँ क्या कहा गया है कि 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई सर्टेन सम है, यानी कुछ पैसे, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, सर्टेन सम यानी प्रिंसिपल की बात कही गई है, तो प्रिंसिपल कितना भी हो सकता है, 1500 कुछ भी, 400 300 कुछ भी हो सकता है। तो वो पैसे जो है कितने समय में, ठीक है, कितने समय में उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसके प्रिंसिपल का 3/4 होगा। ठीक है, मतलब कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया गया है, टाइम आपसे पूछा गया है कितने समय में कुछ जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का 3/4 होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग प्रिंसिपल को मान लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ दिया नहीं गया है, क्या कहा गया, सर्टेन सम, यानी कुछ भी आपको कोई निश्चित तौर पर इसमें नहीं बताया गया कि इतने रुपये ही हैं। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा लेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं कि एक्स रुपीज है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्स रुपीज मान लेते हैं, और टाइम हमें पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6% पर एनम। ठीक है, टाइम आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। फिर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट बी 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल तो यहाँ बताया नहीं गया है, कोई सर्टेन अमाउंट तो मैंने मान लिया एक्स रुपीज है, तो यहाँ कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उसके प्रिंसिपल का देखो 3/4 है। ठीक है, 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, देखो कहा गया सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू एक्स, प्रिंसिपल कितना है एक्स, तो यानी कितना प्रिंसिपल हमें मिला है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 3x अपॉन 4, 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 4 सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब देखो आपके पास क्या क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नाउ टाइम इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, 3x अपॉन 4। ठीक है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना मैंने माना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ठीक है, 6। अब देखो यहाँ देखो क्या है, 3x अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप 100 को कैंसिल कर सकते हैं 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 3x अपॉन 4 इंटू 100, इसका मतलब होता है 3x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 नीचे है, 100 के नीचे है, तो 4 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, 3x इंटू 25, और नीचे क्या रह गया, नीचे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, अब डिनोमिनेटर, उसके बाद देखो नीचे x इंटू 6 रह गया, x इंटू 6, x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और यहाँ हमें कितना मिलता है टाइम, देखो 25 अपॉन 2। ठीक है, ये ईयर में ही रहेगा, ये ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनम का बात कहा गया है। ठीक है, अब देखो 25 को आप मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 4 1 अपॉन 2 ईयर। ठीक है, 2.5 ईयर्स, सॉरी 12.5 ईयर्स। ठीक है,